नाजी कब्जे की पहली सर्दियों के दौरान लातविया का एक बंदरगाह शहर होलोकॉस्ट के सबसे व्यवस्थित अपराधों में से एक का दृश्य था। केवल 3 दिनों में हजारों नागरिक एक तटीय क्षेत्र में हमेशा के लिए गायब हो गए, जिसे विनाश शिविर में बदल दिया गया था। लिपाजा में जो कुछ हुआ वह युद्ध की अधिकता या स्वतः स्फूर्त हिंसा का प्रकोप नहीं था। यह रीच बलों और स्थानीय सहयोगियों के बीच एक समन्वित अभियान था, जिसे नौकरशाही सटीकता के साथ अंजाम दिया गया और विचारधारा से प्रेरित किया गया। सब कुछ योजनाबद्ध था, सब कुछ रिकॉर्ड किया गया था। इस शहर को प्रयोग के लिए क्यों चुना गया, इसके निवासियों ने क्या भूमिका निभाई और क्यों, विस्तृत दस्तावेजों के बावजूद आज लगभग कोई भी नहीं जानता कि उन टीलों में क्या हुआ था। लातविया में कब्जा, रीच आतंक का आगमन। 22 जून 1941 को जब भोर की पहली किरण ने रीच की सीमाओं को रोशन किया तो 3 मिलियन से अधिक जर्मन सैनिक सोवियत क्षेत्र में घुस गए। ऑपरेशन बारबारोसा एक नस्लीय दृष्टि का मूर्त रूप था जो यूरोप को स्वामियों और गुलामों के बीच विभाजित कर देगा। बाल्टिक से लेकर काले सागर तक फैले उस स्टील के ज्वार में एक छोटा सा देश नरसंहार के लिए एक परीक्षण स्थल बन जाएगा, लातविया। भूगोल ने लातविया को ऐतिहासिक चौराहा बनने के लिए अभिशप्त कर दिया था। 8 शताब्दियों तक इस क्षेत्र ने केवल विदेशी वर्चस्व को देखा था। ट्यूटनिक नाइट्स, जर्मन बैरन, रूसी झार, सोवियत कमिसार, प्रत्येक कब्जे ने निशान छोड़े थे जिनका जर्मनों ने सर्जिकल सटीकता के साथ शोषण किया। 1940 का सोवियत कब्जा विशेष रूप से दर्दनाक था। जून की एक ही रात में 15,000 से ज्यादा लातवियाई लोगों को मवेशियों की गाड़ियों में भरकर साइबेरिया भेज दिया गया। बौद्धिक अभिजात वर्ग, सैन्य अधिकारी और व्यवसायी सबसे पहले गायब हो गए। एनकेवीडी अभिलेखागार ने सामाजिक विनाश की एक रणनीति का खुलासा किया जिसने संगठित प्रतिरोध के नाभिक को खत्म कर दिया। इस नीति ने नेतृत्व में शून्यता पैदा कर दी थी, जिसे जर्मनों ने पहले हाशिए पर पड़े सहयोगियों से तुरंत भर दिया। उल्मानिस और सोवियत दोनों द्वारा सताए गए कट्टरपंथी राष्ट्रवादी संगठनों के सदस्यों को अचानक सत्ता के अवसर मिल गए जो उन्हें दशकों से नकारे जा रहे थे। लातवियाई यहूदी विरोधी भावना की जड़ें जटिल थीं, जो साधारण धार्मिक पूर्वाग्रह से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। 19वीं शताब्दी के दौरान जारिस्ट नीतियों ने यहूदी व्यापारियों और लातवियाई कारीगरों के बीच कृत्रिम आर्थिक प्रतिस्पर्धा पैदा कर दी थी। 20वीं शताब्दी के आर्थिक आधुनिकीकरण ने इन तनावों को और बढ़ा दिया, क्योंकि यहूदी परिवार पारंपरिक रूप से लातवियाई माने जाने वाले क्षेत्रों में समृद्ध हुए। वाणिज्य, बैंकिंग और उदार पेशे, परकोनक्रस्ट्स, थंडर क्रॉस संगठन इस राजनीतिक यहूदी विरोधी भावना का प्राथमिक वाहन रहा है। जर्मनी में नाजी मॉडल का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने के बाद गुस्ताव्स सेल्मिन्स द्वारा 1933 में स्थापित इसने एक जातीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जो देशभक्ति से परे था और जैविक नस्लवाद की ओर बढ़ गया। इसके सिद्धांतों में लातवियाई नस्लीय शुद्धता के सिद्धांत शामिल थे, जो यहूदियों को राष्ट्रीय पहचान के साथ असंगत के रूप में वर्गीकृत करते थे। हालांकि 1934 में कार्लिस उल्मानिस के सत्तावादी शासन द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, थंडर क्रॉस ने गुप्त नेटवर्क बनाए रखा जो सोवियत उत्पीड़न के दौरान मजबूत हो गया। सदस्यों ने एक षड्यंत्रकारी मानसिकता विकसित की जिसने उन्हें नैतिक परिणामों की परवाह किए बिना किसी भी सोवियत विरोधी ताकत के साथ सहयोग करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया। सोवियत कब्जे के वर्ष के दौरान इन कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों ने देखा था कि कैसे कुछ यहूदी अधिकारी कम्युनिस्ट प्रशासन में पदों पर आसीन थे। यह अवलोकन प्रचार और आक्रोश से बढ़ा चढ़ाकर नाजियों के साथ बाद में सहयोग के लिए वैचारिक आधार बन गया। समीकरण सरल लेकिन विनाशकारी था, यहूदी बराबर कम्युनिस्ट और लातविया के बराबर दुश्मन। लातवियाई सहायक पुलिस कोई तात्कालिक रचना नहीं थी, बल्कि हेनरिक हिमलर द्वारा कब्जे वाले पूर्वी क्षेत्रों के लिए तैयार किए गए मानकीकृत मॉडल का कार्यान्वयन था। लातविया में इस अर्धसैनिक बल को विशेष रूप से उन जनसांख्यिकी से भर्ती किया गया था जो सोवियत के खिलाफ शिकायतों के साथ साथ हिंसा के प्रति पूर्वाग्रह को भी जोड़ती थी। हार से अपमानित पूर्व सैनिक, आर्थिक संभावनाओं से रहित युवा लोग और शहरी यहूदी समृद्धि से नाराज ग्रामीण आबादी। प्रशिक्षण आश्चर्यजनक रूप से परिष्कृत था। जर्मन प्रशिक्षकों ने खुद को गिरफ्तारी तकनीकों तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने नस्लीय विज्ञान में संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जो हिंसा को जैविक आवश्यकता के रूप में उचित ठहराता था। रंगरूटों ने नस्लीय विशेषताओं की पहचान करना, नाजी पदानुक्रम के अनुसार आबादी को वर्गीकृत करना और राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए
आवश्यक सामाजिक स्वच्छता के रूप में विनाश को देखना सीखा। स्वैच्छिक भागीदारी को अधिकतम करने के लिए प्रोत्साहनों को सावधानीपूर्वक कैलिब्रेट किया गया था। सदस्यों को उस समय नियमित वेतन मिलता था जब अधिकांश आबादी गंभीर आर्थिक कठिनाई से जूझ रही थी। उन्हें जब्त की गई यहूदी संपत्ति तक तरजीही पहुंच थी। परिवारों को अतिरिक्त खाद्य राशन और बेहतर आवास प्राप्त हुए। कई युवा ग्रामीण लातवियाई लोगों के लिए सहायक पुलिस में शामिल होना एक तबाह युद्ध अर्थव्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता के लिए एकमात्र यथार्थवादी अवसर था। भर्ती अभियानों में ऐसे प्रचार का इस्तेमाल किया गया जो व्यक्तिगत रूप से सम्मोहक तरीकों से विशिष्ट स्थानीय शिकायतों को नाजी विचारधारा से जोड़ता था। पोस्टरों में साइबेरिया में निर्वासित लातवियाई लोगों की तस्वीरों के साथ यहूदी मूल के सोवियत अधिकारियों के चित्र दिखाए गए थे, जिससे दृश्य कथाएं बनी जो प्रत्यक्ष कारण कार्य संबंध का सुझाव देती थीं, जहां केवल एक कारण कार्य संबंध मौजूद था। लूथरन चर्चों ने नाजी कब्जे को वैध बनाने में एक अस्पष्ट लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई प्रमुख पादरियों ने रविवार के उपदेशों में यहूदी विरोधी विषयों को शामिल किया, जर्मन आगमन को मसीह के दुश्मनों के खिलाफ दैवीय हस्तक्षेप के रूप में प्रस्तुत किया। इस धार्मिक स्वीकृति ने उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नैतिक सुरक्षा प्रदान की जो उत्पीड़न में सक्रिय रूप से भाग लेने में संकोच कर सकते थे। पहले नरसंहार को स्वतः स्फूर्त दिखाने के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध स्क्रिप्ट का पालन किया गया था। थंडर क्रॉस के सदस्यों ने आंदोलनकारियों के रूप में काम किया, टकराव की शुरुआत की जो जल्दी ही बड़ी भीड़ तक फैल गई। प्रतीत होता है कि लोकप्रिय हिंसा ने अधिक व्यापक दमनकारी उपायों के लिए औचित्य प्रदान किया। लातविया में जर्मन रणनीति ने नाजी सिद्धांत का पूरी तरह से उदाहरण प्रस्तुत किया कि जहां लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, वहां जर्मन शांति अधिक सुरक्षित होगी। ऊपर से नफरत थोपने के बजाय जर्मनों ने मौजूदा तनावों को बढ़ाया, उन्हें वैचारिक रूप से उचित ठहराया और उनकी हिंसक अभिव्यक्ति के लिए संगठनात्मक उपकरण प्रदान किए। 1941 की शरद ऋतु तक सहयोग तंत्र पूरी तरह से चालू हो गया था। हजारों लातवियाई लोगों को नाजी दमनकारी व्यवस्था में सक्रिय रूप से शामिल किया गया था। हजारों और लोगों को पूर्व यहूदी पड़ोसियों के खिलाफ हिंसा को सहन करने या उसकी सराहना करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया था। कुछ ही महीनों में हासिल किया गया सामाजिक परिवर्तन गहरा और अपरिवर्तनीय था। देश के पश्चिमी तट पर लिपाजा नामक बंदरगाह शहर को सहयोग और नरसंहार के इन सैद्धांतिक ढांचों के लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में चुना गया था। वहां जो हुआ वह नाजी संगठनात्मक तरीकों की दक्षता और सामूहिक हत्या को लागू करने में स्थानीय सहयोग की विनाशकारी प्रभावशीलता दोनों को प्रदर्शित करेगा। रीच के अधीन लिपाजा समाज का परिवर्तन। वेहरमाच के लिए लिपाजा का रणनीतिक महत्व विशुद्ध रूप से सैन्य विचारों से परे था। अपने गहरे पानी के बंदरगाह और तटीय किलेबंदी के परिसर के साथ शहर ने उत्तरी बाल्टिक सागर तक पहुंच को नियंत्रित किया और लेनिनग्राद के लिए समुद्री मार्गों को खतरे में डाला। लेकिन एसएस और नाजी प्रशासनिक तंत्र के लिए लिपाजा कुछ अधिक मूल्यवान चीज का प्रतिनिधित्व करता था। एक शहरी प्रयोगशाला जहां नस्लीय पुनर्गठन तकनीकों को बड़े क्षेत्रों में लागू करने से पहले परिष्कृत किया जा सकता था। लिपाजा पर कब्जा करने की लड़ाई अप्रत्याशित रूप से महंगी साबित हुई। सोवियत 67वीं राइफल डिवीजन और बाल्टिक फ्लीट के नौसैनिक तत्वों ने प्रतिरोध किया, जिससे घेराबंदी लगभग एक सप्ताह तक जारी रही। सोवियत इंजीनियरों ने अपनी अंतिम वापसी से पहले रक्षात्मक पदों पर पानी भर दिया था, पहुंच मार्गों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं और प्रमुख बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया था। लिपाजा की लगभग 60,000 की आबादी बाल्टिक जटिलता की सदियों को दर्शाती है। जातीय लातवियाई 55% थे, जो वर्ग, शिक्षा और राजनीतिक संबद्धता के आधार पर आंतरिक रूप से विभाजित थे। रूसी 20% थे, जो मुख्य रूप से औद्योगिक और बंदरगाह कर्मचारी थे। बाल्टिक जर्मन लगभग 12% वाणिज्यिक और पेशेवर क्षेत्रों पर हावी थे। यहूदी, जो आबादी का 11% थे, खुदरा व्यापार, लकड़ी के निर्यात और सांस्कृतिक संस्थानों में प्रमुख थे। लिपाजा में यहूदी समुदाय ने युद्ध के बीच की अवधि के दौरान उल्लेखनीय समृद्धि और सांस्कृतिक विकास हासिल किया था। यहूदी स्वामित्व वाली लकड़ी कंपनियों ने सैकड़ों लातवियाई श्रमिकों को रोजगार दिया और पूरे उत्तरी यूरोप में उत्पादों का निर्यात किया। यहूदी बैंकों ने लातवियाई किसानों और बाल्टिक जर्मन व्यवसायों दोनों को वित्त पोषित किया।
यहूदी थिएटर ने यिडिश नाटक प्रस्तुत किए जिन्होंने पूरे क्षेत्र के दर्शकों को आकर्षित किया। हालांकि इस सापेक्ष समृद्धि ने आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे लातवियाई आबादी के क्षेत्रों में असंतोष पैदा किया था। महामंदी ने विशेष रूप से छोटे लातवियाई व्यापारियों और कारीगरों को प्रभावित किया था, जो बेहतर पूंजी वाले यहूदी व्यवसायों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते थे। लिपाजा में नाजी प्रशासनिक संरचना ने प्रत्यक्ष जर्मन नियंत्रण को पर्यवेक्षित स्थानीय सहयोग के साथ जोड़ा। पूर्व टाउन हॉल में स्थापित कोमांडेंटूर नागरिक अधिकार के स्थान पर सैन्य कब्जे का प्रतीक था। वहां से जर्मन अधिकारियों ने न केवल सैन्य अभियानों का समन्वय किया, बल्कि आर्थिक पुनर्गठन, प्रचार अभियान और विनाश गतिविधियों का भी समन्वय किया। जातीय लातवियाई सहयोगियों से बनी एक नगर पालिका परिषद के निर्माण ने स्थानीय स्वशासन की झलक प्रदान की, जबकि जर्मन निर्देशों के प्रति पूर्ण अधीनता सुनिश्चित की। परिषद के सदस्यों का चयन प्रशासनिक योग्यता के लिए नहीं, बल्कि उनकी वैचारिक विश्वसनीयता के लिए किया गया था और यहूदी विरोधी उपायों को लागू करने के लिए उनके उत्साह को प्रदर्शित किया गया था। लिपाजा में सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक लातवियाई सहायक पुलिस के भीतर विशेष इकाइयों का विकास था, जो विशेष रूप से यहूदी विरोधी उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं के लिए प्रशिक्षित थे। जांच अनुभाग ने संदिग्ध प्रतिरोध सदस्यों से पूछताछ की। तोड़फोड़ विरोधी प्रभाग ने हथियारों और निषिद्ध साहित्य के लिए घरों की तलाशी ली। छापा मारने वाले दलों ने गिरफ्तारियां, निर्वासन और फांसी की सजाएं दी। इस विशेषज्ञता ने उत्पीड़न के अधिक कुशल कार्यान्वयन की अनुमति दी, जबकि मनोवैज्ञानिक बोझ को कई इकाइयों में वितरित किया। व्यक्तिगत अधिकारी केवल अपनी जिम्मेदारी के विशिष्ट क्षेत्र में आदेशों का पालन करने का दावा कर सकते थे, जबकि संचयी प्रभाव यहूदी समुदाय का व्यापक उन्मूलन था। जर्मनी में विकसित नाजी तकनीकों को स्थानीय सामाजिक गतिशीलता के गहन ज्ञान के साथ जोड़कर लिपाजा में प्रचार अभियान ने अभूतपूर्व परिष्कार हासिल किया। जर्मन विशेषज्ञों ने लातवियाई समाज के भीतर विशिष्ट तनावों का अध्ययन किया और विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों को लक्षित करके संदेश तैयार किए। नाजी विचारधारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शैक्षिक संस्थानों को तुरंत बदल दिया गया। यहूदी स्कूलों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया और उनकी इमारतों को सैन्य या प्रशासनिक उपयोग के लिए जब्त कर लिया गया। लातवियाई स्कूलों को संशोधित पाठ्यक्रम के साथ फिर से खोला गया, जिसमें जर्मन में अनिवार्य शिक्षा, नस्लीय शिक्षा और एक पुनर्लेखित इतिहास शामिल था, जिसमें यहूदियों को लातवियाई राष्ट्र के ऐतिहासिक दुश्मन के रूप में चित्रित किया गया था। सांस्कृतिक जीवन में व्यापक पुनर्गठन हुआ, जिसमें यहूदी प्रभावों को समाप्त कर दिया गया, जबकि केवल जर्मन और जातीय लातवियाई मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। पुस्तकालयों से हजारों पुस्तकें हटा दी गईं, जिन्हें लातवियाई लोक संगीत के साथ उत्सव सामुदायिक कार्यक्रमों के रूप में आयोजित सार्वजनिक अलाव में जला दिया गया। स्थानीय समाचार पत्र, जो अब नाजी नियंत्रण में हैं, प्रतिदिन लेख प्रकाशित करते हैं जिसमें यहूदियों को पूंजीवादी शोषण और साम्यवादी आतंक दोनों के लिए जिम्मेदार बताया जाता है। यह विरोधाभासी प्रचार नाजी तर्क के भीतर समझ में आता है, जो यहूदी धर्म को एक विनाशकारी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में घुसपैठ करने में सक्षम है। यहूदियों को सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह अलग थलग करने के लिए धीरे धीरे स्थानिक अलगाव लागू किया गया। शुरुआत में यहूदियों को पार्कों और समुद्र तटों पर जाने से रोक दिया गया था। बाद में उन्हें सार्वजनिक परिवहन से बाहर रखा गया और कुछ घंटों के दौरान केंद्रीय सड़कों पर चलने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अंत में उन्हें सख्ती से लागू कर्फ्यू के साथ विशिष्ट पड़ोस तक सीमित कर दिया गया। आर्थिक आर्यनीकरण नौकरशाही प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ा, जिसने संगठित चोरी को सुविधाजनक बनाते हुए वैधता का आभास बनाए रखा। यहूदी व्यवसायों की सावधानीपूर्वक सूची बनाई गई, मनमाने मानदंडों के अनुसार उनका मूल्यांकन किया गया और उन्हें जर्मन अधिकारियों और लातवियाई सहयोगियों के बीच एक पदानुक्रम के अनुसार पुनर्वितरित किया गया, जिसमें व्यापारिक क्षमता पर राजनीतिक निष्ठा को पुरस्कृत किया गया। नरसंहार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लिपाजा में जेल प्रणाली को पूरी तरह से पुनर्गठित किया गया था। 200 कैदियों के लिए डिजाइन की गई केंद्रीय जेल को एक सामूहिक हिरासत सुविधा में बदल दिया गया था, जिसमें निर्वासन या निष्पादन की प्रतीक्षा में नियमित रूप से 800 से अधिक यहूदी कैदी रखे जाते थे। परिस्थितियां जानबूझकर घातक थीं। बाल्टिक सर्दियों के दौरान कोई हीटिंग नहीं, न्यूनतम भोजन राशन और बीमार या घायल लोगों के लिए कोई चिकित्सा देखभाल नहीं।
नवंबर 1941 तक लिपाजा का रूप इतना बदल चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। बहुजातीय बाल्टिक शहर नस्लीय रूप से स्तरीकृत नाजी प्रशासनिक केंद्र बन गया था, जहां सामाजिक संबंध, आर्थिक अवसर और यहां तक कि शारीरिक गतिविधि भी पूरी तरह से नस्लीय वर्गीकरण द्वारा निर्धारित की जाती थी, जो ऊपर से थोपे जाते थे लेकिन नीचे से उत्साहपूर्वक लागू किए जाते थे। भयावहता से पहले सामाजिक इंजीनियरिंग, जिसने नरसंहार के लिए मंच तैयार किया। लिपाजा में पहली हत्याएं युद्ध पीड़ित सैनिकों की आवेगपूर्ण हरकतें नहीं थीं। वे नरसंहार विशेषज्ञों द्वारा विकसित विनाश मैनुअल का पालन करते हुए की गई गणनापूर्ण कार्रवाई थी। 30 जून 1941 को लड़ाई के बंद होने के सिर्फ 12 घंटे बाद ग्रुप ए की विशेष इकाइयों ने विशेष रूप से खतरनाक माने जाने वाले व्यक्तियों को चुन चुनकर खत्म करके शांति शुरू की। आक्रमण से कुछ सप्ताह पहले पीड़ितों की सूची जर्मनी में रहने वाले लातवियाई प्रवासियों, थंडर क्रॉस के पूर्व सदस्यों और सोवियत कब्जे की शुरुआत से ही सूचना भेजने वाले सहयोगियों द्वारा दी गई खुफिया जानकारी का उपयोग करके तैयार की गई थी। इस सावधानी पूर्वक तैयारी ने यह प्रदर्शित किया कि यह विनाश युद्ध का अप्रत्याशित परिणाम नहीं था, बल्कि पहली गोली चलने से पहले ही एक योजनाबद्ध उद्देश्य था। नगरपालिका अस्पताल के मुख्य सर्जन डॉक्टर मोर्दकय कॉफमैन को बमबारी के दौरान घायल हुए एक बच्चे की आपातकालीन सर्जरी करते समय गिरफ्तार किया गया था। उनकी हत्या कम्युनिस्ट सहानुभूति के कारण नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक नेता के रूप में उनकी स्थिति के कारण की गई थी, जो गुप्त चिकित्सा सहायता के नेटवर्क को संगठित करने में सक्षम थे। उन्हें उस रात अस्पताल के प्रांगण में मार दिया गया। मरने से पहले उन्हें अपने शल्य चिकित्सा उपकरणों को नष्ट होते देखने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद जो नरसंहार हुआ वह राजनीतिक नाटक था, जिसका उद्देश्य नागरिक आबादी को नरसंहार प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना था। 12 जुलाई को 1000 से ज्यादा लोगों की भीड़ ने ऐतिहासिक यहूदी क्वार्टर को राष्ट्रीय मुक्ति उत्सव के दौरान घेर लिया, जो सुबह से शाम तक चला। नागरिक भागीदारी ने आक्रोश के गहरे भंडार को उजागर किया, जो दशकों से नागरिक सामाजिक मानदंडों द्वारा नियंत्रित था। कसाई मार्टा क्रुमिना, जो 20 वर्षों से यहूदी परिवारों को कोशेर मांस बेचती थी और उनकी खाने की आदतों को करीब से जानती थी, ने व्यक्तिगत रूप से रोसेंथल्स के घर पर हमला किया, जो उसके सबसे अच्छे ग्राहक थे, और अपमानजनक बातें चिल्लाते हुए ऐसा लग रहा था कि यह लंबे समय से छिपी हुई नफरत के गहरे स्रोतों से निकल रहा था। जूता बनाने वाले ऑगस्टस लीपा, जिनकी दुकान को यहूदी बैंक से लिए गए ऋण से वित्त पोषित किया गया था, ने उसी बैंक को नष्ट करने का नेतृत्व किया। तिजोरी लूटने से पहले सभी ऋण रिकॉर्ड को जलाना सुनिश्चित किया। उनकी हिंसा वैचारिक और आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित थी। आराधनालयों का विनाश परपीड़क विस्तार के स्तर तक पहुंच गया, जिससे पता चला कि विशिष्ट सांस्कृतिक योजना का उद्देश्य न केवल जीवन बल्कि यहूदी धार्मिक स्मृति को भी मिटाना था। ग्रेट कोरल सिनेगॉग, जो एक सदी से भी अधिक समय तक समुदाय का आध्यात्मिक केंद्र था, को सामूहिक हत्या के दृश्य में बदल दिया गया, जिसका उद्देश्य भौतिक विनाश को अधिकतम आध्यात्मिक अपवित्रता के साथ जोड़ना था। 15 जुलाई को शब्बत की शाम की सेवाओं के दौरान सहायक पुलिस के सदस्यों ने इमारत के सभी निकासों को अवरुद्ध कर दिया, क्योंकि 80 उपासक अंदर प्रार्थना कर रहे थे। हमलावरों ने दीवारों पर गैसोलीन छिड़का और यहूदियों को अपनी सीटों पर रहने के लिए मजबूर किया। इसके बाद उन्होंने एक साथ कई जगहों से इमारत में आग लगा दी। इमारत की ध्वनिकी ने फंसे हुए पीड़ितों की चीखों को और भी अधिक बढ़ा दिया, जिसे सभा स्थल के आसपास की भीड़ द्वारा गाए गए लातवियाई राष्ट्रवादी भजनों द्वारा जानबूझकर दबा दिया गया था। 26 लोग जलकर मर गए, जिनमें 10 साल से कम उम्र के 3 बच्चे भी शामिल थे, जिनके शव अपनी माताओं से लिपटे हुए पाए गए। आग लगने से पहले कीमती धार्मिक वस्तुओं को लूट लिया गया था, जैसा कि एक तैयार सूची में बताया गया था, जो यहूदी धार्मिक खजानों के बारे में विशेष जानकारी को दर्शाता है। आग से बची हुई पवित्र टोरा स्क्रॉल को खोलकर नगरपालिका के बाजार में रैपिंग पेपर के रूप में इस्तेमाल किया गया, जिससे यहूदी दुकानदारों को दैनिक खाद्य खरीद के दौरान अपने सबसे पवित्र ग्रंथों के अपमान को देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्रीय जेल यातना तकनीकों के लिए एक प्रयोगात्मक प्रयोगशाला बन गई, जो सोवियत कब्जे के दौरान देखी गई किसी भी चीज से बढ़कर थी। यहूदी कैदियों को वास्तविक कब्जे के 10वें हिस्से के लिए डिजाइन की गई कोशिकाओं में ठूंस दिया गया था, जिसमें जानबूझकर बीमारी, कुपोषण या निराशा से मृत्यु को तेज करने के लिए डिजाइन की गई स्थितियां थीं।
बच्चों को विशेष उपचार दिया गया जो विशेष रूप से उनके माता पिता की मनोवैज्ञानिक पीड़ा को अधिकतम करने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्हें उनके परिवारों से अलग कर दिया गया और मनोवैज्ञानिक यातना के साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया। पिटाई के दौरान उनकी चीखें कथित प्रतिरोध गतिविधियों या मूल्यवान वस्तुओं को छिपाने के बारे में पूछताछ के अधीन वयस्कों के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए काम आई। नागरिक सहयोग उस स्तर तक पहुंच गया जिसने अन्य कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थानीय यहूदी विरोधी भावना का फायदा उठाने में प्रशिक्षित जर्मन पर्यवेक्षकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। आम नागरिकों ने स्वेच्छा से यातना में भाग लिया, यहूदियों के छिपने के स्थानों की पहचान की या सप्ताहांत पर परिवार के मनोरंजन के रूप में अपमान का सामना किया। शिक्षक जेनिस बर्जन्स ने इस विनाशकारी नैतिक परिवर्तन का उदाहरण दिया। 20 साल तक उन्होंने नगरपालिका प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया, जहां उनके कई बेहतरीन छात्र यहूदी थे जिन्हें उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया था और व्यक्तिगत रूप से जानते थे। जर्मन कब्जे के बाद वह स्वेच्छा से एक मुखबिर बन गए। उन्होंने यहूदी परिवारों की विस्तृत सूची प्रदान की जिन्हें वे करीब से जानते थे, जिसमें कार्यक्रम, दिनचर्या और संभावित छिपने के स्थानों की जानकारी शामिल थी। सितंबर 1941 तक इन प्रारंभिक अभियानों में 1500 से 2000 लोग मारे जा चुके थे। संसाधनों की उपलब्धता और अपराधियों की व्यक्तिगत क्रूरता के अनुसार तरीके अलग अलग थे। गोली मारना, पीटना, फांसी देना और बंदरगाह में डूबा देना। बचे हुए लोग पूर्ण आतंक की स्थिति में रहते थे जो शारीरिक भय से परे था और पूर्ण अस्तित्वगत निराशा में बदल गया था। संकट के दौरान सहायता प्रदान करने वाली सामुदायिक संरचनाएं एक एक करके समाप्त कर दी गईं। धार्मिक नेता मर चुके थे या छिप गए थे। शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए और उन्हें बैरकों में बदल दिया गया। आर्थिक नेटवर्क पूरी तरह से बाधित हो गए। यहूदी परिवार एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए और व्यापक समुदाय से पूरी तरह से कट गए। अक्टूबर 1941 तक लिपाजा का यहूदी समुदाय मनोवैज्ञानिक रूप से टूट चुका था और शारीरिक रूप से तबाह हो चुका था। सामुदायिक संस्थाएं, संगठित नेतृत्व या आपसी सहायता नेटवर्क अब मौजूद नहीं थे। बचे हुए लोग जीवन के हर अतिरिक्त दिन के लिए अपने अत्याचारियों की मनमानी दया पर पूरी तरह से निर्भर थे। यहूदी सामाजिक एकता का यह विनाश आसन्न अंतिम नरसंहार के लिए एक जानबूझकर की गई शर्त थी। नाजियों ने पोलैंड और अन्य जगहों पर यह सीख लिया था कि सामूहिक हत्याएं तब सबसे प्रभावी होती हैं जब पीड़ितों में संगठन, आशा या सामूहिक रूप से विरोध करने की इच्छा शक्ति की कमी होती है। जैसे जैसे लेपाजा की सड़कें बर्फ से ढकने लगीं और बाल्टिक सर्दी करीब आने लगी, अंतिम समाधान की अफवाहें विशिष्ट और भयावह हो गईं। बाहरी इलाकों में विशेष स्थलों पर सामूहिक निर्वासन की बात की गई। बर्लिन से कार्य पूरा करने के आदेशों का उल्लेख किया गया। अन्य विनाश स्थलों पर विकसित उपकरणों और अनुभव के साथ विशेष इकाइयों के आने की फुसफुसाहटें थीं। विनाश की रस्म कैसे एक शहर को मार दिया गया। 13 दिसंबर 1941 की सुबह सुबह लिपाजा में पहुंचा काफिला आधिकारिक सैन्य परिवहन रिकॉर्ड में नहीं था। 3 ढके हुए ट्रक सीधे रीगा में इन सत्चग्रुपे के दफ्तरों से आए थे, जिनमें पारंपरिक हथियार नहीं बल्कि सामूहिक नरसंहार के विशेष उपकरण थे। रस्सियां, फावड़े, कैमरे और नाजी नौकरशाही मानकों के अनुसार फांसी की सजा दर्ज करने के लिए पहले से छपे हुए फॉर्म। इस तकनीकी इकाई के कमांडर एसएस स्टुरम्बनफहरर फ्रिट्ज डिट्रिच थे, जिनके रिज्यूमे में पोलैंड, लिथुआनिया और यूक्रेन में 50 से ज्यादा विनाश अभियानों की देखरेख शामिल थी। उनकी विशेषता आवेगपूर्ण हिंसा नहीं बल्कि मौत की इंजीनियरिंग थी। प्रक्रियाओं का अनुकूलन जो सामूहिक हत्या को एक नियमित और दोहराए जाने योग्य गतिविधि में बदल देता है। डिट्रिच ने अपनी तकनीक कीव के बाबी यार नरसंहार के दौरान विकसित की थी, जहां सितंबर 1941 के दौरान 2 दिनों में 33,000 से अधिक यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। उस अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि नरसंहार अभियानों की सफलता व्यक्तिगत क्रूरता पर कम, रसद संगठन, सटीक अस्थायी समन्वय और पीड़ितों और अपराधियों दोनों के मनोवैज्ञानिक प्रबंधन पर अधिक निर्भर करती है। स्कीडे टीलों में खोदी गई 6 खाइयों को विनाश विशेषज्ञों द्वारा विकसित तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार डिजाइन किया गया था। प्रत्येक गड्ढे की लंबाई ठीक 30 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और गहराई 3 मीटर थी। शवों की क्षमता को अधिकतम करने के लिए गणितीय रूप से गणना की गई माप जल्लादों के लिए पहुंच को आसान बनाते हुए और बाद में दफनाने के लिए आवश्यक समय को कम करते हुए
ऑपरेशन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों को अनुकूलित करने के लिए टीलों की स्थलाकृति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया गया था। प्रचलित उत्तर पश्चिमी हवाएं शहर की बजाय समुद्र की ओर आवाजें ले जाती थीं, जिससे नागरिकों द्वारा चीखें सुनने की संभावना कम हो जाती थी। ढीली रेत ने खून को जल्दी से सोख लिया, जिससे तत्काल दृश्य साक्ष्य कम हो गए। निष्पादन बल ने जर्मन तकनीकी विशेषज्ञता को स्थानीय लातवियाई ज्ञान के साथ जोड़ा, जो पिछले अभियानों में इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है। ऑपरेशन के मुख्य भाग में 13वीं रिजर्व पुलिस बटालियन के 30 सैनिक शामिल थे, जो हैम्बर्ग में भर्ती किए गए मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे, जिन्हें विशेष शिविरों में सामूहिक निष्पादन तकनीकों में 6 महीने का विशिष्ट प्रशिक्षण मिला था। लातवियाई सहायक पुलिस ने 600 लोगों का योगदान दिया, जो पीड़ितों और स्थानीय इलाके से अच्छी तरह परिचित थे। उनकी भागीदारी ने महीनों तक यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा देने और कट्टरपंथी लातवियाई राष्ट्रवादी हलकों में पीढ़ियों से विकसित नरसंहार की कल्पनाओं के व्यावहारिक एहसास का प्रतिनिधित्व किया। यह अभियान 15 दिसंबर को सुबह 4:00 बजे शुरू हुआ, जिसमें हफ्तों तक अभ्यास किए गए शेड्यूल के अनुसार छापे मारे गए। प्रत्येक गिरफ्तारी इकाई को विशिष्ट पते, पूर्व निर्धारित पहुंच मार्ग और प्रतिरोध या भागने के अवसरों को कम करने के लिए समय दिया गया था। पीड़ितों की सूची नगरपालिका के रिकॉर्ड, सहायक पुलिस रिपोर्ट, नागरिक सहयोगियों की शिकायतों और घरों की तलाशी के आधार पर तैयार की गई थी। प्रत्येक नाम न केवल पते से मेल खाता था, बल्कि पिछले अवलोकनों के आधार पर परिवार की संरचना, शारीरिक स्थिति और प्रतिरोध की संभावना के बारे में विस्तृत जानकारी भी देता था। गिरफ्तार किए गए लोगों को परिवहन के दौरान जीवित रहने के लिए पर्याप्त न्यूनतम कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उन्हें भारी कोट या कोई भी ऐसा कपड़ा पहनने से मना किया गया था जो उनके बाद के संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकता था। कपड़ों पर इस प्रतिबंध के कारण उपशून्य तापमान में परिवहन के दौरान हाइपोथर्मिया में तेजी आई, जिससे पीड़ितों को निष्पादन स्थल पर पहुंचने से पहले शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया गया। प्रतिरोध, चाहे वह न्यूनतम ही क्यों न हो, उम्र या स्थिति की परवाह किए बिना तत्काल मृत्युदंड का कारण बना। 70 वर्षीय आइजैक गोल्डबर्ग को उनके बिस्तर पर गोली मार दी गई, क्योंकि उनकी हृदय संबंधी समस्याओं के कारण वे गार्ड के लिए जल्दी से उठ नहीं पाए। उनकी 8 वर्षीय पोती की हत्या कर दी गई जब उसने उन्हें बचाने की कोशिश की। पीड़ितों को 100 लोगों के समूह में संगठित किया गया और उन्हें जबरन मार्च और ट्रक परिवहन के संयोजन से स्कीट तक पहुंचाया गया। 5 किलोमीटर की यह यात्रा बड़े पैमाने पर सशस्त्र अनुरक्षण के तहत की गई, जिसमें कुत्तों को भी शामिल किया गया था, जो स्तंभों से भागने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित थे। इस मौत के मार्च के दौरान फांसी स्थल पर पहुंचने से पहले ही काफी संख्या में लोग हताहत हुए। वृद्ध और बीमार लोग यात्रा पूरी करने से पहले ही थकावट के कारण मर गए। बच्चे 0 से 15 डिग्री नीचे के तापमान में हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए। गार्डों ने उन लोगों को व्यवस्थित रूप से गोली मार दी जिन्हें वे बहुत धीमी गति से चलते हुए समझते थे, और अन्य कैदियों के लिए चेतावनी के रूप में शवों को गड्ढों में छोड़ देते थे। स्कीड में निष्पादन स्थल को मौत के कारखाने में बदल दिया गया था, जिसमें दक्षता को अधिकतम करने और प्रतिरोध के अवसरों को कम करने के लिए विशिष्ट प्रसंस्करण स्टेशन बनाए गए थे। पहला स्टेशन खोज और जब्ती था, जहां एसएस अधिकारी निगरानी करते थे, जबकि सहायक सैनिक स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार सामान को सूचीबद्ध और लूटते थे। प्रत्येक व्यक्तिगत वस्तु को उसके भौतिक मूल्य और जर्मन युद्ध प्रयास में उपयोगिता के अनुसार वर्गीकृत किया गया था। आभूषण और कीमती धातुओं को स्थापित चैनलों के माध्यम से जर्मनी भेजने के लिए अलग किया गया था। पुरस्कारों के पदानुक्रम के अनुसार सहयोगियों के बीच अच्छी स्थिति में कपड़े वितरित किए गए। व्यक्तिगत पहचान के निशान मिटाने के लिए पारिवारिक तस्वीरें, व्यक्तिगत दस्तावेज और धार्मिक वस्तुओं को तुरंत जला दिया गया। दूसरा चरण जबरन कपड़े उतारना था, जिसे सशस्त्र सुरक्षा के तहत और ऐसी जलवायु परिस्थितियों में किया जाता था जिससे तत्काल हाइपोथर्मिया हो जाता था। इस प्रक्रिया ने कई उद्देश्यों को पूरा किया। इसने पीड़ितों को अपमानित किया, कपड़ों में छिपे कीमती सामान की खोज को आसान बनाया और कपड़े उतारे जिससे बाद में शवों की पहचान हो सके। डिट्रिच द्वारा इस्तेमाल की गई निष्पादन पद्धति सार्डिन पैकिंग सिस्टम का एक परिष्कृत संस्करण थी, जिसे उन्होंने पिछले ऑपरेशनों में विकसित किया था। इस तकनीक को स्थानिक दक्षता को अधिकतम करने, गोला बारूद की खपत को कम करने और सामूहिक हत्या को औद्योगिक कार्य के समान एक नियमित प्रक्रिया में बदलने के लिए गति को तेज करने के लिए अनुकूलित किया गया था।
प्रक्रिया की शुरुआत 20 लोगों के समूहों में पीड़ितों के चयन से हुई, जिसमें व्यावहारिक विचारों के साथ साथ गणना की गई मनोवैज्ञानिक क्रूरता को भी शामिल किया गया। भावनात्मक संकट को बढ़ाने के लिए परिवारों को जानबूझकर अलग कर दिया गया। माता पिता को खुद मारे जाने से पहले अपने बच्चों की हत्या होते देखने के लिए मजबूर किया गया। जल्लाद की पसंद के अनुसार 9 मिमी लुगर पिस्तौल या माउजर राइफल का उपयोग करके सिर के पीछे एक ही गोली मारकर फांसी दी गई। जल्लाद गड्ढे के किनारे 2 मीटर की दूरी पर खड़े थे और एक निश्चित लय में गोली चलाते थे, जिससे गोला बारूद की बर्बादी न हो और गोला बारूद का निरंतर प्रवाह बना रहे। इस पद्धति की भयावहता इसकी गणना की गई दक्षता के साथ साथ इसके पूर्ण अमानवीयकरण में भी निहित है। जिन लोगों को तुरंत गोली नहीं मारी गई, उन्हें बाद के बैंचों के शवों के नीचे जिंदा दफना दिया गया। मरने वालों की चीखें और कराह गोलियों और सैन्य आदेशों के साथ मिलकर आतंक का ऐसा कोलाहल पैदा करती हैं, जिसने कुछ अनुभवी अपराधियों को भी सदमे में डाल दिया। बच्चों के साथ विशेष रूप से क्रूर व्यवहार किया जाता था, जिसमें क्रूरता के असाधारण स्तर को उजागर किया जाता था, जो दक्षता के नाजी मानकों से भी अधिक था। कई बच्चों को फांसी से पहले उनकी माताओं से अलग कर दिया जाता था, ताकि पूरे परिवार की मनोवैज्ञानिक पीड़ा को अधिकतम किया जा सके। कुछ को युवा सैनिकों द्वारा अभ्यास लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिन्होंने दिग्गजों की देखरेख में अपनी निशानेबाजी को बढ़ाया था। गोला बारूद बचाने के लिए अन्य बच्चों को जिंदा ही गड्ढों में फेंक दिया गया, लेकिन वे ऊपर से गिर रहे वयस्कों के शवों से कुचल गए। इस आर्थिक विकृति ने बच्चों के जीवन को महज परिचालन दक्षता की गणना में बदल दिया। वयस्कों की लाशों के ढेर के नीचे मरते बच्चों की चीखें बाद में गवाही में अपराधियों द्वारा याद की गई सबसे दर्दनाक आवाजों में से एक थीं। व्यक्तिगत रूप से पहचाने गए पीड़ितों में यहूदी समुदाय के प्रमुख व्यक्ति शामिल थे, जो छिपकर या रिश्वत लेकर प्रारंभिक नरसंहारों से बचने में कामयाब रहे थे। रब्बी अब्राहम इसाकसन को उनकी पत्नी रिवका और उनके 4 बच्चों के साथ मार दिया गया, जिनमें 8 महीने के जुड़वां बच्चे भी शामिल थे। उनके अंतिम शब्द हिब्रू में प्रार्थना थे, जिसमें उन्होंने अपने हत्यारों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगी थी। 18 साल तक यहूदी लड़कियों के स्कूल की प्रधानाध्यापिका रहीं शिक्षिका रिवका गोल्डमैन को उनकी 41 छात्राओं के साथ गोली मार दी गई, जिन्हें रात में छापेमारी के दौरान उनके घरों से गिरफ्तार किया गया था। 7 से 14 साल की उम्र की ये लड़कियां यहूदी स्कूलों के आधिकारिक रूप से बंद होने के बाद गुप्त रूप से हिब्रू की कक्षाएं चला रही थीं। म्यूनिसिपल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक संगीतकार डेविड लूभन को उनके समूह के सभी यहूदी सदस्यों के साथ मार दिया गया। उन्हें प्रतिबंधित यहूदी संगीतकारों के संगीत कार्यक्रम का गुप्त रूप से अभ्यास करते समय गिरफ्तार किया गया था। उनका अंतिम अभ्यास योम किप्पुर की पूर्व संध्या पर कोल निद्रेई का गुप्त प्रदर्शन था। एक विशेषता जो स्कीड को अन्य समकालीन नरसंहारों से अलग करती है, वह है अपराधियों द्वारा खुद बनाए गए विस्तृत फोटोग्राफिक दस्तावेज। जर्मन सैनिकों और लातवियाई सहयोगियों द्वारा 300 से अधिक तस्वीरें ली गईं, जिसमें घर में नजरबंदी से लेकर अंतिम दफन तक की प्रक्रिया के हर चरण को दिखाया गया। ये तस्वीरें आधिकारिक दस्तावेज नहीं थीं, बल्कि ये स्मृति चिन्हों का निजी संग्रह था, जिसे अपराधियों ने ली पाजा के नस्लीय सफाई में अपनी भागीदारी की ट्रॉफी के रूप में रखा था। कई तस्वीरें नाजी युद्ध प्रयास में उनके योगदान के सबूत के रूप में जर्मनी में रिश्तेदारों को भेजी गई थीं। तस्वीरें न केवल अपराध की यांत्रिक क्रूरता को दर्शाती हैं, बल्कि जिस मनोवैज्ञानिक सामान्यकरण के साथ फांसी दी गई थी, उसे भी दर्शाती है। कई तस्वीरों में जल्लाद हंसते, सिगरेट पीते या लाशों से भरी कब्रों के पास गर्व से पोज देते नजर आ रहे हैं, मानो वे किसी ऐतिहासिक स्थल पर फोटो खिंचवाने वाले पर्यटक हों। जल्लादों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव राष्ट्रीयता, आयु, पूर्व प्रशिक्षण की डिग्री और समान अभियानों में अनुभव जैसे कारकों के आधार पर काफी भिन्न थे। कुछ युवा जर्मन सैनिकों को नर्वस ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा, जिसके लिए चिकित्सा निकासी की आवश्यकता थी। दूसरों ने मुकाबला करने के ऐसे तरीके विकसित किए जिनमें भारी मात्रा में शराब पीना या अंधविश्वासी अनुष्ठानों को अपनाना शामिल था। लातवियाई सहयोगियों ने आमतौर पर अपने जर्मन समकक्षों की तुलना में कम मनोवैज्ञानिक अनिच्छा दिखाई। कई लोग स्थानीय यहूदी आबादी के साथ हिसाब किताब बराबर करने के अवसर का महीनों से इंतजार कर रहे थे। उनकी भागीदारी स्वैच्छिक और उत्साही थी, जो पारंपरिक यहूदी विरोधी भावना, हाल ही में नाजी प्रचार, विशिष्ट आर्थिक आक्रोश और तत्काल भौतिक अवसरवाद के जटिल मिश्रण से प्रेरित थी।
कई सहयोगियों ने अपने रिश्तेदारों को विस्तृत पत्र लिखकर नरसंहार में अपनी भागीदारी को राष्ट्रीय मुक्ति का वीरतापूर्ण कार्य बताया। सहायक सैनिक कार्लिस बर्जिन्स ने अपनी पत्नी को लिखा, हमने आखिरकार अपने शहर को उन परजीवियों से मुक्त कर दिया है जो सदियों से इसे संक्रमित कर रहे थे। यह गंदा काम है, लेकिन हमारे लातवियाई बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। युद्ध से बचे हुए समकालीन जर्मन दस्तावेजों के अनुसार नरसंहार के अंतिम आंकड़ों में 3 दिवसीय ऑपरेशन के दौरान 2749 पीड़ितों को मार डाला गया था। इस आंकड़े में 1312 वयस्क पुरुष, 891 महिलाएं, दोनों लिंगों के 468 बुजुर्ग लोग और 16 वर्ष से कम उम्र के 278 बच्चे शामिल थे। 17 दिसंबर की दोपहर को ऑपरेशन के समापन पर 6 कब्रों को विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए लाए गए भारी मशीनरी का उपयोग करके रेत से ढक दिया गया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी नागरिक साइट की जांच करने के लिए नहीं आ सकता है। स्थायी गार्ड पोस्ट स्थापित किए गए थे। क्षेत्र को प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसमें किसी भी अतिचारी को तत्काल मृत्युदंड देने की धमकी दी गई थी। स्केडे नरसंहार खत्म हो गया था, लेकिन इसके निहितार्थ मृत्यु दर से कहीं ज्यादा थे। 3 दिनों में एक यहूदी समुदाय जो 400 से ज्यादा सालों से लिपाजा में मौजूद था, नरसंहार की विचारधारा के इस्तेमाल के जरिए लगभग खत्म कर दिया गया, जिसमें औद्योगिक दक्षता के साथ व्यक्तिगत प्रपीड़न का मिश्रण किया गया था। अंतिम कवर अप, नाजियों ने अपने अपराधों को कैसे मिटाया। 22 अप्रैल 1943 की सुबह आखिरी पीड़ितों को शेडे के टीलों में दफनाए जाने के 17 महीने बाद नाजी शासन अपने सबसे सावधानीपूर्वक अपराध के दृश्य पर वापस आया। वे मृतकों को श्रद्धांजलि देने या ऐतिहासिक स्मृति को संरक्षित करने नहीं आए थे। वे बुलडोजर, मोबाइल ओवन और मूल सामूहिक हत्या से भी अधिक भयावह उद्देश्य के साथ आए। उनकी बर्बरता के सभी भौतिक सबूतों का पूर्ण उन्मूलन। 1941-42 की सर्दियों के बाद से रीच की सैन्य स्थिति नाटकीय रूप से खराब हो गई थी। स्टेलिनग्राद में हार ने जर्मन की कमजोरी को उजागर कर दिया था। इटली में मित्र देशों की लैंडिंग ने दक्षिणी मोर्चे को खतरे में डाल दिया था और नाजी अत्याचारों की पहली विस्तृत रिपोर्ट पश्चिमी प्रेस में छपने लगी थी। जर्मन योजनाकारों को समझ में आ गया था कि अब पूरी तरह से हार की संभावना थी। मार्च 1943 में हेनरिक हिमलर ने सोंडेरैक्शन 1005 के क्रियान्वयन का आदेश दिया था, जो एक अतिगुप्त साक्ष्य विनाश कार्यक्रम था जो पूर्वी यूरोप में सैकड़ों सामूहिक निष्पादन स्थलों पर एक साथ संचालित होगा। यह कोई तात्कालिक रक्षात्मक अभियान नहीं था, बल्कि ऐतिहासिक मिथ्याकरण का अभियान था, जिसकी योजना उसी सावधानी से बनाई गई थी जो मूल नरसंहारों की विशेषता थी। इस शैतानी ऑपरेशन का मास्टरमाइंड एसएस स्टैंडर्टेनफुहरर पॉल ब्लोबेल था, वही अधिकारी जिसने कीव में बाबी यार नरसंहार की देखरेख की थी। 1942 के दौरान ब्लोबेल ने सामूहिक उत्खनन, कुशल दाह संस्कार और राख को बिखेरने के लिए विशिष्ट तकनीकें विकसित की थीं, जिससे बाद में फोरेंसिक विश्लेषण की किसी भी संभावना को समाप्त कर दिया गया था। इस भीषण कार्य के लिए चुने गए कर्मियों में साक्ष्य विनाश में जर्मन विशेषज्ञ और रीगा, डॉगावपिल्स और कैसरवॉल्ड के एकाग्रता शिविरों से लाए गए यहूदी जबरन मजदूर शामिल थे। इन कैदियों को विशेष रूप से उनके तकनीकी कौशल के लिए संरक्षित किया गया था। शवदाह भट्टियां बनाने के लिए बढ़ई, धातु के साथ काम करने के लिए लोहार और दहन को अनुकूलित करने के लिए रसायन। कैदियों को सीलबंद गाड़ियों में ले जाया गया, जिसमें उनके अंतिम गंतव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके परिवहन दस्तावेजों में उन्हें केवल प्राथमिकता निर्माण परियोजनाओं के लिए विशेष श्रमिक के रूप में पहचाना गया था। टीलों पर पहुंचने पर ही उन्हें अपने नए काम की शैतानी प्रकृति का एहसास हुआ। होलोकॉस्ट पीड़ितों की सड़ती हुई लाशों को खोदकर नष्ट करना, जिसमें उनके अपने रिश्तेदारों के अवशेष भी शामिल हो सकते हैं। जबरन मजदूरों को आदिम औजारों के साथ ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता था जिसमें शारीरिक या मानसिक यातना का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता था। सामूहिक सड़न की बदबू इतनी तीव्र थी कि कई कैदी कई घंटों तक बेहोश हो गए। दूसरों को लगातार उल्टी होती रही जब तक कि उन्हें आंतरिक रक्तस्राव नहीं हो गया। रीगा यहूदी बस्ती के एक जीवित बचे लोहार मोर्दकै क्लेमन ने अपनी पत्नी एस्थेर और अपने 3 बच्चों के अवशेषों की पहचान उनके पास बचे कपड़ों के टुकड़ों से की। उन्हें इन अवशेषों को व्यक्तिगत रूप से दाह संस्कार की चिताओं पर रखने के लिए मजबूर किया गया।
जबकि गार्ड ने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि अगर उन्हें एक और दिन जीवित रहना है तो उन्हें तेजी से काम करना होगा। ब्लोबेल के विनिर्देशों के अनुसार निर्मित दाह संस्कार सुविधा इंजीनियरिंग का एक भयावह कारनामा था जो बड़े पैमाने पर साक्ष्य विनाश में 2 साल के प्रयोग की परिणति को दर्शाता है। मूल संरचना में फायर ब्रिक नींव पर बिछाई गई रेल की पटरियां शामिल थीं, जो विशाल ग्रेट बनाती थीं, जो एक साथ 500 शवों को जलाने में सक्षम थीं। लाशों को लकड़ी, कागज, कपड़े और किसी भी अन्य उपलब्ध ज्वलनशील पदार्थ की परतों में रखा गया था। प्रत्येक परत पर गैसोलीन, मोटर तेल या सैन्य डिपो से मंगाए गए जेट ईंधन का छिड़काव किया गया था ताकि 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर तेजी से प्रज्वलन और पूर्ण दहन सुनिश्चित किया जा सके। चिताएं कई दिनों तक लगातार जलती रहीं। 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की टीमें ईंधन डालती रहीं, अवशेषों को हिलाती रहीं और एक समान दाह संस्कार सुनिश्चित करती रहीं। इस प्रक्रिया से घने बदबूदार धुएं के गुबार उठते रहे जो प्राकृतिक चिमनियों की तरह आसमान में उठते थे और मीलों दूर से दिखाई देते थे। गंध अवर्णनीय और अमिट थी। उस अवधि में रहने वाले लिपाजा निवासियों ने दशकों बाद याद किया कि मांस के जलने की बदबू लगातार 6 सप्ताह तक शहर में व्याप्त रही। खिड़कियां बंद रहीं, लेकिन बदबू घरों में घुस गई, कपड़ों से चिपक गई और डरावनी यादों में स्थायी निशान के रूप में अंकित हो गई। वेरा विके फ्रीबर्गा, जो दशकों बाद लातविया की राष्ट्रपति बनी, अक्शन 1005 के समय 14 वर्ष की थीं। बाद के साक्षात्कारों में उन्होंने याद किया, हर कोई जानता था कि वे टीलों में शव जला रहे थे, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर ने शब्द बनाने की अपनी क्षमता खो दी हो। गंध हर जगह थी, लेकिन सन्नाटा पूर्ण था। साक्ष्य को पूरी तरह से मिटाने के लिए दाह संस्कार पर्याप्त नहीं था। मानव हड्डियां अत्यधिक तापमान को झेल सकती हैं और लंबे समय तक दाह संस्कार के बाद भी एक पहचानने योग्य संरचना बनाए रखती हैं। ब्लोबेल ने मजबूर मजदूरों द्वारा संचालित हाथ से संचालित ग्राइंडर का उपयोग करके इन अवशेषों के यांत्रिक विनाश के लिए विशिष्ट तकनीक विकसित की थी। परिणामी हड्डी के चूर्ण को प्राकृतिक रेत के साथ मिलाया गया और व्हीलब्रो, फावड़े और रेक का उपयोग करके कई वर्ग किलोमीटर में टीलों पर बिखेर दिया गया। इसका लक्ष्य किसी भी बात के फोरेंसिक विश्लेषण को असंभव बनाना था जो साइट को सामूहिक कब्र के रूप में पहचान सके, पीड़ितों की संख्या निर्धारित कर सके या मौत का कारण स्थापित कर सके। शवों के बीच पाए गए निजी सामानों को प्रोटोकॉल के अनुसार विशेष उपचार दिया गया जिससे लूटपाट और साक्ष्य निपटान दोनों को अधिकतम किया जा सके। सोने के दांत, धातु की फिलिंग, गहने और अन्य कीमती सामान को सावधानीपूर्वक अलग किया गया और नाजी लूट कार्यक्रम द्वारा संचालित सुविधाओं में प्रसंस्करण के लिए जर्मनी भेजा गया। जून के पहले सप्ताह में जब ऑपरेशन अपने चरम पर था तो मजबूर मजदूरों को अपने अपरिहार्य भाग्य का एहसास होने लगा। वे उन रहस्यों के अद्वितीय गवाह थे जिन्हें रीच युद्ध में जीवित रहने की अनुमति नहीं दे सकता था। एक्शन 1005 के बारे में उनके विस्तृत ज्ञान ने उन्हें भविष्य के किसी भी आधिकारिक आख्यान के लिए अस्तित्वगत खतरा बना दिया। 8 जून 1943 की रात को जब अंतिम चिता बुझा दी गई और अंतिम हड्डी का टुकड़ा चूर चूर कर दिया गया तो काम करने वाले 57 कैदियों को अस्थायी बैरकों में ले जाया गया, जहां उन्हें कई सप्ताह बाद भरपेट भोजन और पूर्ण आराम देने का वादा किया गया। उसके बाद उन्हें अधिक मानवीय शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया। गवाहों को 9 जून की सुबह सुबह फांसी पर लटकाया गया। इस दौरान कई तरीकों का इस्तेमाल किया गया ताकि आसपास की आबादी को सचेत किए बिना पूरी तरह से मौत के घाट उतार दिया जा सके। कुछ श्रमिकों को विशेष रूप से तैयार सूप में घुले साइनाइड से जहर दिया गया। अन्य को वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड से दम घोंट दिया गया। उनके शवों का तुरंत ही उसी भट्टी में अंतिम संस्कार कर दिया गया जिसमें उन्होंने मूल नरसंहार के पीड़ितों को जलाने के लिए बनाया था। उनकी राख को नियमित नौसैनिक गश्ती कवर के तहत चलने वाले जहाजों से सुबह के समय बाल्टिक सागर में बिखेर दिया गया। उनके नाम, पहचान, मूल स्थान या परिवारों के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा गया। अक्टूबर 1944 में जब सोवियत सेना ने लिपाजा पर फिर से कब्जा किया तो उन्होंने तुरंत सैन्य अपराध विशेषज्ञों के निर्देशन में फोरेंसिक जांच शुरू कर दी। हालांकि कब्रें खाली थीं और जमीन को हिलाया गया था, लेकिन जांचकर्ताओं को सामूहिक विनाश अभियानों की पुष्टि करने वाले सबूत मिले। मिट्टी के रासायनिक विश्लेषण से फास्फोरस, कैल्शियम और कार्बन की असामान्य सांद्रता का पता चला।
जो मानव कार्बनिक पदार्थों के बड़े पैमाने पर भस्मीकरण के अनुरूप है। रेत में गहराई में दबी हुई कैल्शियमयुक्त हड्डियों के सूक्ष्म टुकड़े पाए गए। पिघली हुई धातु की वस्तुओं के अवशेषों ने व्यक्तिगत सामानों के दाह संस्कार की पुष्टि की। मॉस्को में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को भेजे गए रेत के नमूनों में मानव राख का स्तर दिखाया गया, जो प्राकृतिक वातावरण में सांख्यिकीय रूप से असंभव होगा। इन अवशेषों का भौगोलिक वितरण ज्यामितीय पैटर्न का अनुसरण करता है, जो हवा या समुद्री धाराओं द्वारा प्राकृतिक जमाव के बजाय कृत्रिम फैलाव का संकेत देता है। 1005 में उन सबूतों को शारीरिक रूप से मिटाकर इतिहास को गलत साबित करने की कोशिश की गई, जो आधिकारिक जर्मन आख्यानों का खंडन कर सकते थे। हालांकि यह कवर अप अधूरा साबित हुआ। सत्य के कुछ अंश बिखरे हुए साक्ष्यों, संरक्षित दस्तावेजों और उन व्यक्तियों की दृढ़ता में बचे हुए हैं जिन्होंने अपराधों को भुलाए जाने से इनकार कर दिया। श्केदे के हत्यारे, न्याय की अधूरी खोज। अक्टूबर 1944 में लाल सेना द्वारा लिपाजा की मुक्ति ने किसी भी उपस्थिति से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से एक अनुपस्थिति को उजागर किया। जहां कभी 7,000 से अधिक लोगों का एक जीवंत यहूदी समुदाय मौजूद था, वहां केवल 32 बचे हुए लोग बचे थे, जो तहखानों, खलिहानों और आसपास के जंगलों में छिपे हुए थे। सफाया इतना पूर्ण था कि महीनों तक सोवियत शोधकर्ताओं को यह पता लगाने में संघर्ष करना पड़ा कि वास्तव में क्या हुआ था। युद्ध अपराध विज्ञान के इतिहास में प्रारंभिक दस्तावेजीकरण प्रयासों को अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पारंपरिक अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रशिक्षित एनकेवीडी जांचकर्ताओं के पास औद्योगिक नरसंहार का विश्लेषण करने के लिए वैचारिक ढांचे का अभाव था। जानबूझकर नस्लीय विनाश की अवधारणा सोवियत और अंतर्राष्ट्रीय कानून में मौजूदा कानूनी श्रेणियों से परे थी। जनवरी 1945 में कोनिग्सबर्ग के पास जर्मन वापसी के दौरान सोवियत सेना द्वारा फ्रिट्ज डिट्रिच को पकड़ लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी एक जर्मन भगोड़े द्वारा दी गई जानकारी का सीधा परिणाम थी, जिसने दिसंबर 1941 में ऑपरेशन में भाग लिया था और बाद में मानसिक रूप से टूट गया था। कैद के दौरान संकलित डिट्रिच के डोजियर से पता चलता है कि नरसंहार में उसका कितना अनुभव था। उसने पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और यूक्रेन में 60 से अधिक सामूहिक नरसंहार अभियानों का निर्देशन किया था या उनमें भाग लिया था। उसकी विशेषज्ञता आवेगपूर्ण हिंसा में नहीं थी, बल्कि सामूहिक हत्या को नियमित गतिविधि में बदलने वाली प्रक्रियाओं के अनुकूलन में थी। डिट्रिच का मुकदमा 1946 की गर्मियों में रीगा में एक सोवियत सैन्य न्यायाधिकरण में चला, जिसे विशेष रूप से बाल्टिक क्षेत्रों में युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए स्थापित किया गया था। कार्यवाही 9 सप्ताह तक चली और इसने नरसंहार के अभियोजन और संगठित अपराधों के लिए जिम्मेदारी के आकलन दोनों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम की। दस्तावेज इतने अधिक थे कि बचाव पक्ष अपराध के मूल तथ्यों को चुनौती देने में असमर्थ था। मामले को देखने के लिए नियुक्त जर्मन वकीलों ने उन तर्कों पर ध्यान केंद्रित किया जो बाद के परीक्षणों में मानक बन गए। उच्चतर आदेशों का उचित पालन, योजना बनाने में व्यक्तिगत पहल की कमी और यह दावा कि आदेशों का पालन न करने से प्रतिवादी को खुद ही फांसी की सजा मिल सकती थी। अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया, जो इस बात को दर्शाते हैं कि डिट्रिच का विनाश तकनीक विकसित करने के लिए व्यक्तिगत उत्साह था और स्थापित तरीकों में सुधार के प्रस्ताव में उनकी पहल थी। उनकी अपनी रिपोर्ट में ऑपरेशनों को तेज करने और गोला बारूद की खपत को कम करने के सुझाव शामिल थे, जो दर्शाता है कि वे केवल आज्ञाकारिता से आगे बढ़ गए थे। फैसला सर्वसम्मति से सुनाया गया। मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार और युद्ध के कानूनों के बड़े पैमाने पर उल्लंघन का दोषी। सजा फांसी की थी। फ्रिट्ज डिट्रिच को 23 सितंबर 1946 को रीगा सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। पश्चिमी जर्मनी में न्याय की खोज काफी धीमी, अधिक टुकड़ों में और अधिक उदार थी। देश के पुनर्निर्माण, सीमित नाजीवाद विरोधी नीतियों और अनुभवी प्रशासनिक कर्मियों की आवश्यकता ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां कई युद्ध अपराधियों को माफी दे दी गई, अनदेखा कर दिया गया या उन्हें सांकेतिक सजा दी गई जो शायद ही कभी पूरी तरह से पूरी की गई। 1950 के दशक में शीत युद्ध के दौरान कुछ युद्ध अपराधियों को बहुमूल्य भू राजनीतिक संपत्ति में बदल दिया गया। सोवियत संघ के खिलाफ ऑपरेशन में अनुभव रखने वाले अधिकारियों को पश्चिमी खुफिया सेवाओं द्वारा भर्ती किया गया। अन्य लोगों को दक्षिण अमेरिकी देशों में शरण मिली, जिनके पास यूरोपीय शक्तियों के साथ प्रत्यर्पण संधियां नहीं थीं। 1960 के दशक तक
फ्रिट्ज बाउर जैसे अभियोक्ताओं और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पश्चिमी जर्मनी में गंभीर कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं हुई थी। लीपाजा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण मामला युद्ध की समाप्ति के 26 साल बाद 1971 में हनोवर में सुना गया था। विक्टर सेराज, एक सौंडर कमांडो कमांडर जिसने पूरे लातविया में नरसंहारों में भाग लिया था, जिसमें लेपाजा में प्रारंभिक ऑपरेशन भी शामिल थे, दशकों तक पश्चिम जर्मनी में छिपने में कामयाब रहे। हैम्बर्ग में फर्जी दस्तावेजों के तहत बस चालक के रूप में काम करते रहे। 1975 में उनकी गिरफ्तारी जर्मन अभियोजक एडलबर्ट रुकरल के नेतृत्व में एक धैर्यपूर्ण जांच का परिणाम थी। 1976 और 1979 के बीच आयोजित अराज का मुकदमा बाल्टिक देशों में होलोकॉस्ट से संबंधित सबसे विस्तृत और अच्छी तरह से प्रलेखित मुकदमों में से एक बन गया। न्यायाधिकरण ने 200 से अधिक गवाहों की गवाही सुनी, हजारों दस्तावेजों की जांच की और 1941 और 1943 के बीच उनकी इकाई के संचालन को विस्तार से फिर से बनाया। अराज को 13,000 से ज्यादा लोगों की हत्या में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने और 13,000 अन्य लोगों की हत्या में मिलीभगत का दोषी पाया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जो बाल्टिक सहयोगी पर जर्मन अदालत द्वारा लगाई गई अब तक की सबसे कठोर सजा थी। 1988 में कैसल की जेल में उसकी मृत्यु हो गई, जहां उसे अपने अपराधों के लिए कोई पछतावा नहीं था। न्यायतर न्याय का सबसे नाटकीय मामला हर्बर्ट्स कुकुरस की फांसी थी, जो एराज के लेफ्टिनेंटों में से एक था, जिसने लीपाजा, रीगा और अन्य जगहों पर नरसंहार में सीधे तौर पर भाग लिया था। कुकुरस युद्ध से पहले एक एविएटर था और इस अनुभव का इस्तेमाल करके ब्राजील भाग गया, जहां वह 2 दशकों तक अपने असली नाम से खुलेआम रहा। 1965 में इजरायली मोसाद एजेंटों ने साओ पाउलो में कुकुरस का पता लगाया और उसे विमानन पर्यटन में व्यावसायिक अवसरों के बहाने उरुग्वे ले गए। 23 फरवरी 1965 को वह मोंटेवीडियो के पास एक देहाती घर में मृत पाया गया, जिसमें उसके मारे जाने के निशान थे। घटनास्थल पर छोड़े गए एक पत्र में कहा गया था कि यहूदी लोगों के खिलाफ उसके अपराधों के लिए उसे मुकदमा चलाया गया और मार डाला गया। सोवियत काल के दौरान बनाए गए स्मारकों में पीड़ितों की यहूदी पहचान या अपराधियों की यहूदी विरोधी मंशा का कोई उल्लेख नहीं किया गया। स्मारक पट्टिकाओं में फांसीवादी आतंक के पीड़ितों के बारे में अस्पष्ट रूप से बताया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे कौन थे, उन्हें क्यों मारा गया था या उनका विनाश कैसे हुआ। 1991 में लातविया की स्वतंत्रता के बाद स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। नई लोकतांत्रिक सरकार ने ऐतिहासिक मान्यता की एक प्रक्रिया शुरू की, जिसमें विशेष रूप से यहूदी नरसंहार की विशिष्ट प्रकृति और इसके कार्यान्वयन में लातवियाई सहयोगियों की जिम्मेदारी को स्वीकार किया गया। नए स्मारक बनाए गए, जिनमें विशेष रूप से स्कीडे के यहूदी पीड़ितों का उल्लेख किया गया। 5 दशकों से वर्गीकृत अभिलेखागार खोले गए। स्वतंत्र विद्वानों के शोध को सुविधाजनक बनाया गया, जिससे नरसंहार और उसके सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ दोनों का गहन दस्तावेजीकरण किया गया। हालांकि स्मृति पुनर्प्राप्ति की यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण प्रतिरोध के बिना नहीं रही है, जो समकालीन लातवियाई समाज में लगातार विभाजन को दर्शाती है। राष्ट्रवादी क्षेत्रों ने स्थानीय सहयोग की किसी भी चर्चा का विरोध किया है और ऐसे आख्यानों को प्राथमिकता दी है जो सभी लातवियाई लोगों को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत करते हैं, न कि कुछ को अपराधी के रूप में। लातवियाई स्कूलों में होलोकॉस्ट शिक्षा सीमित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील बनी हुई है। हालांकि एक आधिकारिक पाठ्यक्रम है जिसमें यहूदी नरसंहार का अध्ययन शामिल है, लेकिन व्यावहारिक कार्यान्वयन क्षेत्रों और व्यक्तिगत स्कूलों के बीच काफी भिन्न होता है। कई शिक्षक इसकी राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण इस विषय से बचते हैं, जबकि अन्य के पास इसे पर्याप्त रूप से संबोधित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का अभाव है। अभिलेखागार के डिजिटलीकरण ने लातविया में स्कीडे और अन्य होलोकॉस्ट अपराधों के अनुसंधान में क्रांतिकारी बदलाव किया है। यूएसएचएमएम, याद वशेम और साइमन विसेंथल सेंटर जैसे संगठनों ने उन परियोजनाओं पर सहयोग किया है जिनके जरिए हजारों ऐसे दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे। स्कीडे के सबक इसके विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ से परे हैं। यह नरसंहार दर्शाता है कि कैसे सभ्य दिखने वाले समाज बर्बरता में तब्दील हो सकते हैं जब चरमपंथी विचारधारा, सामाजिक आघात, आपराधिक नेतृत्व और लोकप्रिय मिलीभगत संगठित बुराई के एक आदर्श तूफान में मिल जाते हैं। इन निष्कर्षों ने नरसंहार की रोकथाम के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिकों के लिए बेहतर प्रशिक्षण
तथा उन मनोवैज्ञानिक तंत्रों की बेहतर समझ विकसित करने में योगदान दिया है जो सामान्य व्यक्तियों को सामूहिक हत्या में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। शेडे की न्यायिक विरासत 80 साल से भी ज्यादा समय बाद भी अधूरी और विवादास्पद बनी हुई है। न्याय पक्षपातपूर्ण, विलंबित और अक्सर अपर्याप्त था, लेकिन उस न्याय की खोज ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए महत्वपूर्ण मिसालें पैदा की हैं, स्मृति को संरक्षित करने में राज्य की जिम्मेदारी के लिए मानक स्थापित किए हैं और यह प्रदर्शित किया है कि कुछ अपराध इतने बुनियादी हैं कि वे लौकिक और न्यायिक सीमाओं से परे हैं।